हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर थर्ड। अपन ने वैसे तो स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपके जो पेपर नंबर थर्ड है उस पेपर नंबर थर्ड में आपके दो बुक्स हैं। एक तो है न्यूमेरिकल एनालिसिस और प्लस में इसके है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसको हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक विश्लेषण और इसको कहते हैं स्तमीकारी प्रविधियां। स्तंभकारी परिविधियां। देखो, इसके सिलेबस में आपके 3 यूनिट है और इसके सिलेबस में कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस हमने स्टार्ट कर ही दिया। मैं सोच रहा हूँ कि साथ में, क्योंकि अब आपका एग्जाम शेड्यूल आ गया, तो एग्जाम शेड्यूल आने के कारण अपन को थोड़ा सा स्पीडली इनके वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे मेरे को। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है वो ज़्यादा बड़ी बुक्स नहीं है, आराम से इसमें आप कवर कर सकते हो। 2 यूनिट है और 2 यूनिट सिंपली तरीके से, ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें। आप सिंपली तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हो और सोल्व वाले क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं, एक तरीका है। इस तरीके पे आप सवाल कर लेते हो तो आपका आराम से कॉन्सेप्ट पे सवाल बन जाएंगे। संख्यात्मक विश्लेषण थोड़ा हो सकता है लेंथी, इसलिए हो सकता है क्योंकि उस पे भाई आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में यदि आपको 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो आप उस पे बेस्ट सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस प्रकार से सवाल है ये, तो 2 यूनिट है, सिंपली आप इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में आपके एक तो असाइनमेंट प्रॉब्लम आती है, एक तो यहाँ पे आपका जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसमें आपके ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो सिंप्लेक्स मेथड है और एक दूसरा जो आपका क्वेश्चन जहाँ पे बनता है वो आपका असाइनमेंट और ट्रेवलिंग प्रॉब्लम में है। असाइनमेंट प्रॉब्लम है या ट्रांसपोर्टेशन, एक प्रॉब्लम आपके यहाँ से क्वेश्चन 12 नंबर का बनता है। तो मैन अपन ये भी चाह रहे हैं कि भाई अपना 12 नंबर के जो क्वेश्चन 3 आते हैं, 12 नंबर के जो क्वेश्चन 3 आते हैं वो भी कवर होने की कोशिश हो जाए, कि वो कवर हो जाए ना। देखो, बड़े क्वेश्चन और बीच वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कवर हो गए ना, तो छोटे क्वेश्चन तो चलो आप मान के चलोगे भाई 10 क्वेश्चन है उसमें से मान लो आपके 8 भी कवर होते हैं ना तो भी बहुत है। क्योंकि जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके 5 यूनिट से तो आते ही आते हैं, प्लस में 5 यूनिट के साथ में जो अपन अथवा वाला पोर्शन छोड़ देते हैं ना तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो आप की कोशिश तो ये रहती है कि 10 में से 10 कवर करने की, मेरी भी ये रहती है, लेकिन 10 में से 10 कवर होना मुश्किल होता है। तो अपन 10 में से 8 भी कवर कर लोगे ना तो भी बहुत बड़ी बात है। और 10 में से 8 यहाँ पे कवर कर लिए, पर अपने जो बीच वाले क्वेश्चन और बड़े वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं होने चाहिए, एक भी उनमें आपको एक भी स्किप नहीं करना। वो आराम से आपके 3 क्वेश्चन वो कवर होने चाहिए और बीच वाले सारे कवर हो जाए। छोटे वाले क्वेश्चनों में 10 में से 8 भी कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। उसमें अपन जो आज पढ़ेंगे, आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे वो असाइनमेंट प्रॉब्लम पे रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम इजी सा ही है, उसके 4-5 लेक्चर में आपका ये असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जस्ट बाद में अपन सिंप्लेक्स मेथड भी स्टार्ट कर देंगे और सिंप्लेक्स मेथड के भी अपन क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं अपन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में यूनिट नंबर 5। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस में, और इसमें आपकी 4th और 5th यूनिट कवर करेगी ये, और ये आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उसमें फर्स्ट यूनिट मैंने स्टार्ट कर दी है और इसके वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज हम स्टार्ट करें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक स्तमीकारी परिविधियां, और उसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 जो असाइनमेंट प्रॉब्लम पे है। यूनिट नंबर 5 असाइनमेंट प्रॉब्लम, नियतन समस्या। एक 12 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5।
तो सबसे पहले अपन नियतन की परिभाषा पढ़ते हैं कि नियतन समस्याएं होती कौन सी है। तो नियतन समस्या की अपन परिभाषा लिख लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें कुछ एक परिभाषा भी है जो एग्जाम में पूछी हुई है। जैसे नियतन समस्या की परिभाषा ये आपकी 2019 में पूछी हुई है। तो नियतन समस्या असाइनमेंट प्रॉब्लम, परिभाषाएं भी है। देखो इसमें थ्योरी से ज्यादा नहीं है, क्योंकि थ्योरी आपको हो सकता है कि आपको थोड़ी सी लेंथी लग सकती है थ्योरी, लेकिन आपके जो इसके न्यूमेरिकल है वो आराम से आपके सरल सी क्वेश्चन है वो आप आराम से कवर कर सकते हो। न्यूमेरिकल में ऐसे कि मतलब कि जैसे इसकी थ्योरम है, एक थ्योरम भी आती है जो आपको इंपॉर्टेंट है, वो भी कराऊंगा। तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है ना। तो नियतन समस्या की जो परिभाषा होती है उसको अपन लिख लेते हैं पहले कि ऐसी समस्याएं, फिर आपको मैं इस परिभाषा को समझाऊंगा भी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्या है। ऐसी समस्याएं जिनमें n व्यक्तियों को n कार्य न्यूनतम लागत पर हल करवाना, या ऐसे हल भी बोल सकते हो, और या उपलब्ध करवाना, ये दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हो कि न्यूनतम लागत पर अपन उसको हल करवा रहे हैं या न्यूनतम लागत पर अपन उसको जॉब को उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। करवाना नियतन समस्या कहलाती है। देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे आपके 4 पर्सन है, मान लो 3 पर्सन है अपने पास, और 3 ही अपने पास क्या है, जॉब है, ठीक है। इधर वाली साइड जॉब हो गई, इधर अपन पर्सन बोल सकते हैं, इधर पर्सन, और इधर अपन बोल सकते हैं जॉब्स है, ठीक है। इधर तो आपके क्या है, पर्सन है, और इधर आपके क्या है, जॉब्स है, ठीक है। तो 3 ही व्यक्ति है और 3 ही जॉब है, ठीक है। अब अपने को जो 3 व्यक्ति है उनको अपन 3 को ही क्या करना है, जॉब असाइन करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से जॉब असाइन, और ये प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से जॉब असाइन करना है कि अपने न्यूनतम लागत पर अपना काम हो जाए। लागत क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। अब सारे बंदों की जो तीनों पर्सन है, तीनों पर्सनों की कैपेसिटी अलग अलग है सबके काम करने की, कि भाई कोई जैसे मान लो कोई टीचर की बात करें तो 3 टीचर है, अब 3 ही सब्जेक्ट अपन पढ़ा रहे हैं। तो भाई फर्स्ट को मान लो फर्स्ट पढ़ा दिया, वो कम लागत पर उसको असाइन कर लिया। सेकंड को मान लो सेकंड पढ़ा दिया, और थर्ड ने थर्ड वाला सब्जेक्ट पढ़ा दिया। तो लागत अपनी न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें क्या हो कि एन ही व्यक्ति हो और एन ही अपने पास क्या हो, कार्य हो, तो न्यूनतम लागत पर यदि उसको उपलब्ध करवा रहे हैं या हल करवा रहे हैं तो ऐसी समस्याओं को अपन क्या कहते हैं, नियतन समस्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एन कार्य है, उन एन कार्य के लिए एन व्यक्ति उपलब्ध है, तो प्रत्येक व्यक्ति है वो प्रत्येक कार्य को विभिन्न क्षमताओं से कर सकता है, संपन्न कर सकता है। यदि मान लो यहाँ पे यदि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो यहाँ पे मान लो आपके पास ये है आई वे और जे वे की बात करें तो ये आई है और ये जे है मान लो, तो आई वाले व्यक्ति को अपन जे कार्य उपलब्ध करवा रहे हैं, और लागत अपने पास सी आई जे आ रही है। लागत जो आ रही है वो क्या आ रही है, सी आई जे, और वो लागत क्या होनी चाहिए, आपकी न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि जो आई व्यक्ति है उस आई व्यक्ति को जेवा कार्य करने में जो लागत सी आई जे आती है, तो किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए, किस व्यक्ति को कौन सा कार्य आपको हल करवाया जाए, उपलब्ध करवाया जाए, ताकि अपनी जो लागत है वो क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। मतलब कि पहले व्यक्ति को यदि अपन पहले मान लो ऐसा है कि अपन ऐसी बात करें 1 2 3 मान लो 3 व्यक्ति 3 जॉब है। जैसे मान लो ये लागत मान लो 1 को 1 की जॉब उपलब्ध कराने में 10 घंटे लग रहे हैं, या मान लो भाई कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर है और ये आपके 3 सब्जेक्ट है, तो 10 घंटे लग रहे हैं, इसको 8 घंटे लग रहे हैं, उसको 7 घंटे लग रहे हैं। तो फर्स्ट वाले को जो फर्स्ट वाला व्यक्ति है उसको फर्स्ट जॉब करने में 10 घंटे, दूसरे में 8 घंटे, तीसरे में 7 घंटे लग रहे हैं। और इसे मान लो कुछ भी लिख देते हैं 15 7 8 इस प्रकार से। ऐसे नॉर्मल एग्जांपल होता है। तो बताओ फर्स्ट व्यक्ति को लागत आने में 10 घंटे या 10 रुपए लग रहे हैं, या ऐसे मान लो कुछ भी 10 घंटे लग रहे हैं, तो अपने को लागत क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो फर्स्ट को मैंने क्या दे दी, थर्ड वाली जॉब दे दी, सेकंड को मैंने ये वाली जॉब दे दी, और फर्स्ट को मैंने क्या दे दी, ये जॉब दे दी।
तो अपनी लागत है वो न्यूनतम आनी चाहिए, ठीक है ना। लागत क्या आनी चाहिए, न्यूनतम आनी चाहिए। ऐसा कौन सा कार्य दी जाए ऐसे व्यक्ति को जिसमें अपनी लागत क्या आ जाए, न्यूनतम आ जाए। और ऐसी प्रॉब्लम को ही अपन क्या कहते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उस मैट्रिक्स का नाम जो होता है वो प्रभाविता मैट्रिक्स या लागत मैट्रिक्स कहते हैं। आगे अपन लिखते हैं थोड़ा सा इसको। माना, ये तो ऊपर वाली ये तो परिभाषा हो गई। माना n कार्यों को, थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है। माना n कार्यों को करने के लिए अपने पास n व्यक्ति उपलब्ध है। n कार्यों को करने के लिए अपने पास क्या है, n व्यक्ति उपलब्ध है तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को विभिन्न क्षमताओं से संपन्न कर सकता है। विभिन्न क्षमताओं से क्या कर सकते हैं, क्षमता से व्यक्ति कार्य संपन्न कर सकता है। n कार्यों करने के लिए n व्यक्ति उपलब्ध है और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को विभिन्न क्षमताओं से क्या कर सकता है, संपन्न कर सकता है। यदि i वे व्यक्ति द्वारा जेवा कार्य करने में लागत मान लो CIJ आती है, कार्य करने में लागत CIJ आती है, CIJ लागत आती है, तो किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए कि कुल लागत CIJ न्यूनतम आए। अपने पास जो लागत आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, न्यूनतम आनी चाहिए। और ऐसे मतलब ऐसा कार्य है जैसे मान लो n व्यक्ति है और n कार्य उपलब्ध है, तो कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए ताकि अपनी जो लागत है वो क्या आ जाए, न्यूनतम आए, ठीक है। और इसके लिए जो अपने पास इस ऐसी जो नियंत्रण समस्याएं हैं उनको वास्तविक संख्याओं की लागत या प्रभाविता मैट्रिक्स के द्वारा अपन व्यक्त करते हैं। तो देखो कैसे व्यक्त करते हैं मैट्रिक्स के द्वारा। जैसे ये मान लो यहाँ पे तो अपन कर लेते हैं पर्सन्स है, ठीक है। पर्सन्स टेबल बना देते हैं। ये अपनी क्या है, जॉब्स है, कार्य, ठीक है। अब मान लो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, ऐसे ये i व्यक्ति और ये आ गया अपने पास लास्ट में n व्यक्ति, ठीक है। जॉब में मान लो 1 पहली जॉब, दूसरी जॉब, इस प्रकार से JV जॉब और ये आपकी हो गई NV जॉब। अब मान लो पहले व्यक्ति को पहला कार्य दे दिया गया तो लागत अपने पास मान लो क्या आ गई, C11 आ गई, दूसरी को आ गई C12, तीसरी आ गई अपने पास C1J और लास्ट वाली आ गई C1N, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाले व्यक्ति को पहला जॉब दे दिया जाए तो लागत अपने पास क्या आ गई, C21 आ गई। यहाँ पे जो लागत आ गई वो C22 आ गई और ये आ गई C2J और ये आ गई C2N, ठीक है। इस मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, इसका नाम होता है वो होता है आपका प्रभाविता मैट्रिक्स या लागत मैट्रिक्स। यहाँ पे अपन लिख देंगे जॉब्स,
ऐसे ही मान लो CI1 CI2 और ये लागत अपनी आ गई CIJ और CI1 N1, यहाँ से आ जाएगा CN1 CN2 और ये आ जाएगा अपने पास CNJ और ये आ जाएगा अपने पास CNN। तो इस मैट्रिक्स का जो नाम होता है वो आपका होता है प्रभाविता या लागत या प्रभाविता मैट्रिक्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में यदि बोलें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट और इफेक्टिव मैट्रिक्स, कॉस्ट या इफेक्टिव मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा देख लो एक बार कि अपन नियतन समस्या कहते हैं किसको है, ऐसी समस्या जिनमें n व्यक्तियों को यदि n कार्य न्यूनतम लागत पर उपलब्ध कराना या हल करवाना, वही आपकी क्या कहलाती है, नियतन समस्या कहलाती है। मान लो आपके पास n कार्यों करने के लिए कितने व्यक्ति अवेलेबल है, n अवेलेबल है, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्यों को विभिन्न क्षमताओं से संपन्न कर सकते हैं कि भाई किसी कार्यों को, मान लो कोई व्यक्ति है किसी कार्य को करने में 10 घंटे लगाता है और वही दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को करने में क्या कर रहा है, 5 घंटे लगा रहा है। तो बताओ अपने पास किस व्यक्ति को अपन उसको उस जॉब अवेलेबल कराएंगे, उसको अपन प्रोवाइड करेंगे, तो जो कम टाइम में करेगा उसी को ही अवेलेबल कराएंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति 10 घंटे में लगा रहा है, वो हो सकता है कि वो कम परफेक्ट हो, और जो आप 5 घंटे लगा रहा है वो ज्यादा परफेक्ट हो। तो वही बात, अब जैसे मान लो एक टीचर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ा रहा है, ठीक है, तो मान लो फिजिक्स पढ़ाने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाने में उसको कम टाइम लग रहा है और मैथ पढ़ाने में उसको और भी कम टाइम लग रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, भाई कम टाइम लग रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भाई उसको वो कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकता है और कम लागत में और कम टाइम में, तो वो मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ा सकता है। यदि मान लो अच्छे से मैथ को आ रही है किसी बंदे को, तो मैथ को और अच्छे से पढ़ा पाएगा और कम टाइम में, कि उसे पता होगा कि भाई किस प्रकार उसे पढ़ाना है इस मैथ सब्जेक्ट को। तो अपन ऐसा करेंगे कि उस व्यक्ति को अपन क्या करेंगे, मैथ वाला सब्जेक्ट अवेलेबल करा देंगे, उससे या अपन मैथ पढ़वा लेंगे। तो n कार्यों करने के लिए n व्यक्ति उपलब्ध है और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को विभिन्न क्षमताओं से संपन्न करता है। यदि आई वे व्यक्ति, जैसे ये जो पर्सन है ना आई वे, इसमें आई वे पर्सन द्वारा यदि j कार्य करवा जाता है, तो मान लो लागत क्या आती है, CIJ आती है। तो किस व्यक्ति को कौन सा कार्य किया जाए कि जो ये लागत CIJ है ना, ये क्या आ जाए अपने पास, न्यूनतम आ जाए। मेन लागत को क्या करना है, अपने को मिनिमाइज करना है, न्यूनतम करना है। ठीक है, अब जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, ये पूछा हुआ एग्जाम में, तो अपन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद में अपन समानयन प्रमेय करेंगे और उसके बाद में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और दूसरी बात, असाइनमेंट जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए जो मेथड होता है यूज, उसको अपन कहते हैं हंगेरियन मेथड। तो आपको एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि भाई असाइनमेंट प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन होता है वो किस मेथड से किया जाता है, तो हंगेरियन विधि द्वारा उसको क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। तो अब अपन करते हैं नियतन समस्या का गणितीय गठन। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नियतन समस्या का गणितीय गठन। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले जो लागत फलन होता है उसको अपने को मिनिमाइज करना है। यदि मान आपको मैक्सिमम भी दे रखा है तो उसको अपन क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मिनिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल लागत फलन जेड को अपने को क्या करना है, न्यूनतम करना है, न्यूनतम करना है। तो लिखेंगे मिनिमाइज ऑफ जेड इक्वल टू, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एंड समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n, CIJ अक्स IJ ये लागत और इसके साथ ये आपके पास अक्स IJ 1 2 3 एंड सो ऑन n, और j पे भी समेशन क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन n।
ठीक है, मिनिमाइज ऑफ जेड, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 टू एन सी आई जे एक्स आई जे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एक्स आई जे फंक्शन होगा वो किस प्रकार से डिफाइन होगा, सी आई जे आपकी न्यूनतम लागत हो जाएगी, जहां एक्स आई जे कैसे डिफाइन है, जहां एक्स आई जे इक्वल टू अपने पास दे रखा है कि 1 इसका मान कब होगा, जब आई वे व्यक्ति द्वारा अपने को जे कार्य दिया जाता है, यदि आई वे व्यक्ति को जे व कार्य दिया जाए। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है, यदि आई वे व्यक्ति को जे व कार्य नहीं दिया जाता, कार्य नहीं दिया जाए, तो इसके लिए जो प्रतिबंध है वो क्या है, प्रतिबंध फर्स्ट, उस प्रतिबंध फर्स्ट से क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई जे इक्वल टू 1, एक्स आई जे इक्वल टू 1, जहाँ पे आई है वो क्या करेगा, जो आपके पास जे वैल्यू है वो कैसे वर्क करेगा, जे बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, अर्थात आई वे व्यक्ति द्वारा केवल एक ही कार्य किया जाता है। ध्यान रखना इसमें ये नहीं कि भाई, अब एक बात इसमें याद रखना, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, आई वे व्यक्ति द्वारा केवल एक ही कार्य किया जाता है, और यहाँ पे आई क्या है 1 2 एन, 1 2 एन। सेकेंड प्रतिबंध क्या है, समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई जे इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 1 टू एन, अर्थात जे व कार्य केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, वन टू एन। आई वे व्यक्ति जो होगा ना, आई वाला व्यक्ति, उसको केवल एक ही कार्य किया जाता है। ये ध्यान रखना कि एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाएगा, ये नहीं कि एक व्यक्ति को दो या तीन से ज्यादा कार्य दिए जाएंगे। एक व्यक्ति है वो एक ही कार्य करेगा। जैसे मान लो ऐसे अपन बता रहे हैं कि 1 2 3 है, मान लो तो 1 2 3 तीन ही व्यक्ति 3 जॉब है। मान लो 1 को मैंने 1 जॉब प्रोवाइड करवा दी, तो ये 1 जॉब जो मिल गई ना 1 को, तो दूसरे वाले को 1 जॉब नहीं मिलेगी, दूसरे वाले को फिर इन दोनों जॉब से ही क्या मिलेगी। ठीक है, फिर मान लो जैसे 2 को मैंने दूसरी वाली जॉब दे दी, तो तीसरे वाले को ये जॉब अपने को करनी पड़ेगी। तो बात ये है कि जैसे एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिया जाता है, तो इसमें कुल लागत फलन को न्यूनतम करना होता है, जहां पे जो मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू होता है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन और समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 टू एन सी आई जे एक्स आई जे। एक्स आई जे कैसे फंक्शन है कि यदि आई वे व्यक्ति को जे व कार्य दिया जाता है उसका मान 1 होता है, यदि आई वे व्यक्ति को जे व कार्य नहीं दिया जाता तो उसकी वैल्यू 0। फिर अपने पास प्रतिबंध है, 2 प्रतिबंध आपको ध्यान रखना है। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है किसका, असाइनमेंट प्रॉब्लम का। अब अपन करेंगे समानयन प्रमेय, रिडक्शन थ्योरम क्या कहती है। और देखो ज्यादा ये जो आपके थ्योरी से ज्यादा आपको जो सवाल करेंगे ना अपन, जब ज्यादा आपको समझ में आएगा ये चीजें। अभी आपके लिए ऐसे लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको जब आप सवाल करोगे ना इन पे, तो सवाल करोगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि रियल में है क्या। तो अब समानयन प्रमेय का अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसका प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि फिर अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। समानयन प्रमेय, आप तो सीधा सा एक चीज याद रखो कि इसमें क्या करते हैं कि न्यूनतम लागत पर प्रत्येक व्यक्ति को जॉब प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है,
और एक व्यक्ति को एक ही जॉब दिया जाएगा। रिडक्शन थ्योरम। अब रिडक्शन थ्योरम का आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट आपको पूछ सकते हैं। क्या स्टेटमेंट होता है? यदि एक नियतन समस्या में, यदि, और ये स्टेटमेंट आपका पूछा हुआ है 2016 में पूछा हुआ है, शायद 2016 में स्टेटमेंट पूछा हुआ है। यदि एक नियतन समस्या की लागत मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, इजी सी यही है स्टेटमेंट। तो यदि एक नियतन समस्या की जो लागत है ना, उस लागत मैट्रिक्स के, लागत मैट्रिक्स की किसी पंक्ति, लागत मैट्रिक्स की किसी पंक्ति, लागत मैट्रिक्स की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अचर जोड़ा जाए, अचर जोड़ा जाए या घटाया जाए। अचर जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो इस नई मैट्रिक्स की, इस नई मैट्रिक्स की कुल लागत को, कुल लागत को न्यूनतम करने वाला निर्देशित मूल लागत मैट्रिक्स की कुल लागत को भी न्यूनतम करता है। कुल लागत को भी क्या करता है? न्यूनतम करता है। कुल लागत को क्या करता है? न्यूनतम करता है। ठीक है, तो देखो क्या मीनिंग हुआ। तो देखो क्या स्टेटमेंट है, समानयन जो प्रमेय है, रिडक्शन जो थ्योरम है, वो क्या कहती है कि यदि एक नियतन समस्या की जो लागत मैट्रिक्स है ना, जो अपने अभी मैट्रिक्स बनाई थी, वो लागत मैट्रिक्स है किसी भी पंक्ति या स्तंभ में यदि आप प्रत्येक अवयव में एक एक को जोड़ रहे हो ना चर, तो इस प्रकार से जो नई मैट्रिक्स की कुल लागत को न्यूनतम करने वाला निर्देशित मूल लागत है, वो मैट्रिक्स की कुल लागत को भी न्यूनतम करता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास 3 जॉब है, ठीक है, 3 ही जॉब है और 3 ही क्या है? पर्सन है। तो यदि अपन मान लो यदि रो जोड़ते हैं और एक कॉलम भी अपन क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्रत्येक रो में क्या करें? एक जोड़ रहे हैं और प्रत्येक कॉलम में अपन जोड़ रहे हैं, कोई अच्छा जोड़ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इसकी जो कुल लागत है ना, यदि यहां से कोई लागत मिलेगी ना अपने को, वो भी न्यूनतम लागत होगी, और यदि अपन इस वाले को हटा भी दें, इनको हटा भी दें, तब भी जो अपने पास जो लागत होगी ना, वो भी क्या होगी? अपने पास न्यूनतम लागत ही होगा, मतलब उसको भी क्या करेगा? वो न्यूनतम ही करेगा। तो ध्यान से देखो, दोबारा देखो, यदि एक नियतन समस्या की जो लागत मैट्रिक्स है, मतलब कोई टोटल नियतन समस्या है और उसकी लागत मैट्रिक्स की किसी पंक्ति में और स्तंभ में यदि अपन कुछ अचर जोड़ रहे हैं, तो जो इस प्रकार से जो नई मैट्रिक्स होती है, उस नई मैट्रिक्स की जो कुल लागत है ना, उसको न्यूनतम करने वाला, यदि इसको न्यूनतम, इसकी लागत यदि न्यूनतम है ना, तो इसको न्यूनतम, इस लागत को न्यूनतम करने वाला जो निर्देशित मूल लागत है ना, वो मैट्रिक्स की कुल लागत को भी क्या करेगा? न्यूनतम करेगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखो इसका मैथमेटिक्स तरीके से कैसे लिखते हैं वो भी लिख लेते हैं अपन। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए क्योंकि थ्योरेटिकल है ना, इस वजह से।
गणितीय रूप में यदि अपन बात करें इसकी, तो गणितीय रूप में कैसे लिखा जाएगा इस चीज को, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, इफ एक्स आई जे इक्वल टू कैपिटल एक्स आई जे, देन मिनिमाइज z इक्वल टू समेशन ऑफ सी आई जे एक्स आई जे फॉर ऑल एक्स आई जे। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 1। एक्स आई जे बराबर यदि कैपिटल एक्स आई जे सच दैट अपने पास कंडीशन थी ना, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू 1 और इक्वल में ये था अपने पास समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू 1। ठीक है, और एक्स आई जे इसका मतलब क्या, एक्स आई जे की वैल्यू सारी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैंने दे दिया समीकरण संख्या 2। देन एक्स आई जे इक्वल टू कैपिटल एक्स आई जे, और आपको बोल रहा है आल्सो मिनिमाइज जेड डैश इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n सी आई जे डैश और एक्स आई जे। मतलब ये जो अपन ने मैथमेटिकल फॉर्म ऊपर पढ़ा है ना कि z इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n और j इक्वल टू 1 to n सी आई जे एक्स आई जे, इसको क्या करेगा, ये भी मिनिमाइज होगा और ये अपने पास क्या प्रतिबंध थे। तो यही चीजें क्या कर रहा है कि जो अपने पास नई मैट्रिक्स बनेगी ना, कॉलम को ऐड कर, मतलब अपने कोई अचर को जोड़कर, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी भी जो आपकी लागत आएगी ना, उसको भी अपन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और वेयर जे सी आई डैश जे है ना, ये किसके बराबर है, इसमें कुछ अचर जोड़ने पर बनने वाली मैट्रिक्स है। वेयर जो सी आई जे डैश है ना, वो क्या अपने पास, इसमें कुछ अचर जोड़ने पर बनने वाली मैट्रिक्स। जो अपने पास सी आई जे मैट्रिक्स थी लागत मैट्रिक्स, उसमें अपन क्या कर रहे हैं, रो में अपन जोड़ रहे हैं ए आई जे, रो में तो अपन क्या कर रहे हैं, ए आई अवयव जोड़ रहे हैं, और कॉलम में अपन क्या जोड़ रहे हैं, बी जे कॉलम जोड़ रहे हैं। जहां आई और जे जहां पे सी आई जे है ना, वो किसके बराबर है, सी आई जे डैश है वो किसके बराबर है, सी आई जे प्लस ए आई प्लस बी जे। जहां आई और जे किसके बराबर है, 1 2 3 एंड सो एन तक है ना। और ए आई और बी है ना, ये दोनों, ये जो अपने पास है ए आई और बी जे, ये अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। ये समीकरण संख्या 4 और ये समीकरण संख्या 3। देखो कुछ नहीं है, इजी सही है। आपके पास क्या है, देखो आपके पास गणितीय फॉर्म होता है ना, z बराबर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to n सी आई जे एक्स आई जे, ये तो आपका मैथमेटिकल फॉर्म होता है। अब ये जो सी आई जे डैश है ना, ये जो वाला, ये कैसा है, ये जो आपकी मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स, ये जो लागत मैट्रिक्स है, इस लागत मैट्रिक्स में रो में तो अपने पास जोड़ दिया ए आई और कॉलम में अपन ने क्या जोड़ दिया, सी जे, ऐसे जोड़ा है ना। अरे अभी बताया था ना 1 2 3 4, ये 4 जोड़ा है 1 2 3 4। तो यही तो ये आपके पास क्या थी, सी आई जे थी, उसमें अपने क्या जोड़ दिया, रो में तो अपन ने जोड़ दिया ए आई और कॉलम में अपन ने क्या जोड़ दिया, बी जे जोड़ दिया। तो इस लागत को भी अपने को क्या करना है, न्यूनतम दिखाना है। ठीक है, ये आपको मैथमेटिक्स फॉर्म में आपको मैंने इस स्टेटमेंट का मतलब समझा दिया। अब अपन करते हैं इसको प्रूफ। नॉर्मल सा प्रूफ है, अपन सीधा ये किसको लेकर चलते हैं, जेड डैश को लेकर चलते हैं, उसको अपन क्या दिखा देंगे, न्यूनतम दिखा देंगे, और वो न्यूनतम है तो ये अपने पास जेड भी क्या आ जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा।
प्रूफ देखो, लागत मैट्रिक्स जो अपने पास थी ना, उस लागत मैट्रिक्स में अपन क्या कर रहे हैं, A1 A2 A3 AN जोड़ने पर और स्तंभों में B1 B2 B3 एन BN जोड़ने पर, या अपन एक एलिमेंट की बात कर सकते हो या अपन सारे अवयव की बात कर सकते हैं, AI और BJ नाम भी आप दे सकते हो। AIJ BJ का मतलब क्या है, देखो AI का मतलब क्या होता है, यदि अपन एक रखेंगे तो A1 मिलेगा, दो रखोगे तो दो मिलेगा, तीन रखोगे तो तीन मिलेगा, और चार रखोगे तो चार मिलेगा, और n में रखोगे तो n। और इसी प्रकार BJ का मतलब क्या है, यदि एक रखोगे तो B1 मिलेगा, दो रखोगे तो B2 मिलेगा, और इस प्रकार से B3 और BN मिलेगा। समझ में आ गया। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल समझाया कि भाई आपने एक ही अवयव जोड़ा है, दो भी जोड़ सकते हो, तीन भी जोड़ सकते हो, इसी प्रकार कॉलम में भी एक दो तीन कितने भी जोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हमने इसलिए इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में बोल दिया AI और BJ। तो देखो इसको प्रूव करते हैं, प्रूफ कम पूछते हैं, इसका स्टेटमेंट है वो ज्यादा पूछा जाता है, समानयन मैट्रिक्स, इसका समानयन प्रमेय का। तो देखो प्रूफ करते हैं इसका, फिर अपन इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। लागत मैट्रिक्स की पंक्तियों में क्रमशः A1 A2 एंड सो ऑन AN जोड़ने या घटाने पर, जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, घटाने पर, तथा स्तंभों में क्रमशः B1 B2 एंड सो ऑन BN जोड़ने या घटाने पर। तो जैसे मान लो अपन ने जेड डैश को लेकर चले, तो जेड डैश बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ J इक्वल टू 1 to n CI J डैश, और ये हो जाएगा अपने पास अक्स I J। जोड़ दो इसमें CI डैश J के बराबर क्या लिखोगे, पंक्ति में A1 A2 A3 AI जोड़ देंगे और इसमें BJ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ CI J अक्स I J। ये तो अपने पास क्या हो जाएगी, जो स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स है वो है, और फिर उसमें क्या जोड़ देंगे, AI और BJ जोड़ देंगे, तो CI J ऐसे कर देंगे अपन। देखो इसमें ये जो अपनी बस लागत वाली मैट्रिक्स थी उसमें अपन ने क्या जोड़ दिया, AI जोड़ दिया, और क्या जोड़ दिया, BJ जोड़ दिया, और ये आ गया अपने पास अक्स I J। समेशन अलग अलग कर दो सबका, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n CI J अक्स I J प्लस माइनस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n J इक्वल टू 1 to n और AI अक्स I J प्लस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n समेशन J इक्वल टू 1 to n और BJ अक्स I J। ठीक है, अब अपन इसमें क्या लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे। AI को अपन क्या करेंगे, समेशन ऑफ AI अपन बाहर निकालेंगे, देखो देखो इसका मान तो किसके बराबर है, ये तो जेड के बराबर है, ये तो किसके बराबर है, जेड के बराबर है, और इसको लिख देंगे अपन जेड प्लस
माइनस, ठीक है। अब देखो आई वाला समेशन अपन बाहर निकालेंगे, आई पर है ना, आई इक्वल टू 1 to n ए आई, और इसको लिख देंगे अंदर समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे हो जाएगा अक्स आई जे। फिर अपन दोनों के जो कंडीशन है ना, जो अपने पास सेकंड कंडीशन थी उसका यूज करेंगे अपन, प्लस माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n बी जे, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे, ठीक है। तो अब अपन कंडीशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू 1। ये अपनी पास समीकरण सेकंड थी ना, उसकी कंडीशन को अपन यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा अपने पास क्या, जेड प्लस माइनस समेशन ऑफ ए आई इंटू 1 प्लस समेशन ऑफ बी जे इंटू 1। तो यहाँ से हो जाएगा जेड प्लस माइनस समेशन ऑफ ए आई प्लस समेशन ऑफ बी जे। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि समेशन ऑफ ए आई, तो वो ही अपने पास क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिल जाएंगे, स्वतंत्र मिलेंगे, स्वतंत्र या अचर है। और अतः जेड डैश न्यूनतम होगा, और जेड डैश न्यूनतम होगा तो जेड भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। चूंकि समेशन ए आई तथा बीजे एक्स आई जे से क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, मतलब इसमें एक्स आई जे का पद नहीं है, स्वतंत्र है, अर्थात क्या है, अचर है, अचर है। अतः जेड डैश क्या है, न्यूनतम है, और जेड डैश न्यूनतम है यदि क्या है, जेड न्यूनतम है। यदि जेड न्यूनतम होगा तो जेड डैश भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। अतः एक्स आई जे इक्वल टू कैपिटल एक्स आई जे, जो जेड को न्यूनतम करता है। वह जेड डैश को भी न्यूनतम करेगा, जेड डैश को भी क्या करेगा, न्यूनतम करता है। ये आपकी थ्योरम हो गई, ठीक है। नॉर्मल थ्योरम है, आराम से इसको एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल पे, क्योंकि मेनली क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो ऊपर वाली थ्योरी तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ, और फिर मैं जो टेबल है ना मैन, वो टेबल बनाऊंगा। एक विभागीय अध्यक्ष के अधीन 4 कार्य करता है, और 4 कार्य अपने को क्या करवाना है, संपन्न करवाने हैं। कार्य को कठिनाई स्तर और कार्यकर्ताओं की क्षमताएं क्या है, डिफरेंट है। प्रत्येक कार्य को करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिए गए अनुमानित समय जो है वो निम्न प्रभावित मैट्रिक्स में आपको दिया हुआ है। विभिन्न कार्य प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि कार्य संपन्न करने में कम से कम समय लगे। मैंने बताया था ना, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लो ए जॉब है, ए जॉब को नहीं, ए व्यक्ति है और एक जॉब को करने में क्या लगा रहा है, 8 घंटे लगा रहा है, और दूसरा लगा रहा है 26 घंटे दूसरे जॉब को करने में, तीसरा जॉब को करने में 17 घंटे, और चौथे जॉब को करने में 11 घंटे। तो बताओ इनमें से न्यूनतम टाइम किसको लगा रहा है, ए व्यक्ति। भाई कौन सी जॉब को करने में टाइम कम लगा रहा है, 1 को, सेकंड को, थर्ड को, या फोर्थ को, 1 को। तो वही जॉब उसको असाइन होगी जो कम टाइम में करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, फिर अपन उसको सोल्व करेंगे। टास्क ए बी सी डी, सबऑर्डिनेट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
8 26 17 11 13 38 19 28 19 26 4 18 24 26 15 और ये आपका 10। आपको यही बस निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इजी तरीके से समझ लेना। एक सवाल समझ में आ गया ना तो सारे सवाल आपको सेम ही मिलेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो सॉल्यूशन में आपको देखो कैसे करना है। पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको पहले एग्जाम में पहले आपको ये टेबल बनानी है। ठीक है, एग्जाम में टेबल बनानी है पहले, फिर अपन पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप 1 होती है वो क्या होती है आपके पास, पहले वाले सवाल में मैं सारी स्टेप्स लिखूंगा और सेकंड सवाल में मैं आपको कोई भी स्टेप नहीं लिख के दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट होता है पंक्ति समानित मैट्रिक्स, पंक्ति समानित मैट्रिक्स और रो रिडक्शन मैट्रिक्स, रो रिडक्शन मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको रो रिडक्शन मैट्रिक्स करना होता है। रो रिडक्शन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो प्रत्येक पंक्ति है, ये तो आपको पता है कि रो है, ये तो रो है और ये आपके क्या है, कॉलम है ना, कॉलम। तो प्रत्येक पंक्ति में जो न्यूनतम अवयव है, जैसे मान लो पहली पंक्ति की बात करूं तो पहली पंक्ति में न्यूनतम अवयव क्या है, 8 है। दूसरी पंक्ति में न्यूनतम बात करूं तो 4 है। तीसरी पंक्ति में न्यूनतम बात करूं तो ये आ जाएगा 15 और तीसरे में बात करूं तो ये आपके आ जाएगा 10। तो प्रत्येक पंक्ति में जब पहला पॉइंट होता है पंक्ति समानित मैट्रिक्स, उसमें क्या करना होता है कि प्रत्येक पंक्ति में का जो न्यूनतम अवयव है उसको अपन क्या करेंगे, उसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को, प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को उसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में से घटाने पर निम्न सारणी प्राप्त होती है, निम्न सारणी प्राप्त होती है। तो जब भी आपको रो रिडक्शन करना है ना तो उसमें ऐसे पॉइंट लगा देना कि भाई न्यूनतम अवयव इनमें से कौन सा है, 8, यहाँ पे कौन सा है 4, यहाँ पे कौन सा है 15 और फिर अपने को टेबल बनानी है। तो देखो A, B, C और D। तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो देखो 8 में से क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे न्यूनतम अवयव, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, 26 में से 8 गया तो 18 और 17 में से 8 गए तो 9 और 11 में से 8 गए तो 3, फिर 13 में से क्या घटाओगे 4 तो कितने बचेंगे 9, 28 में से 4 गए तो 24 और 4 में से 4 गए तो 0 और 26 में से 4 गए तो 22। थर्ड क्या करना है, 15 घटाना है, 38 में से 15 गए तो 23 और 19 में से 15 गए तो 4 और 18 में से 15 गए तो 3 और 15 में से 15 गए तो 0। 19 में से आपके को क्या घटाना है, 10 घटाना है तो 9 बचेंगे और यहाँ पे कितना बचेगा, 26 में से 10 गए तो 16 बचेंगे
और यहाँ पे 14 बचेंगे और यहाँ पे क्या बचेंगे आपके पास 0 बचेंगे। ठीक है, ये अपनी पास हो जाएगी, इसको टेबल नंबर 1 दे सकते हो, टेबल फर्स्ट। ये तो आपका हो जाएगा रो रिडक्शन। सारे क्वेश्चन में मैं आपको जो बता रहा हूँ स्टेप उसी प्रकार से करना है। तो ये तो हो जाएगा आपका रो रिडक्शन, पंक्ति समानयन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव में से क्या करना है, घटाना है प्रत्येक पंक्ति को। सेकंड स्टेप की यदि बात करूं मैं, तो सेकंड स्टेप होता है कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स, स्टेप नंबर सेकंड। स्तंभ समानित मैट्रिक्स, कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स, इसमें क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कि जो सारणी फर्स्ट है उस सारणी फर्स्ट के प्रत्येक स्तंभ में से आपको न्यूनतम अवयव को देखना होता है और उस न्यूनतम अवयव को क्या करना होता है, कॉलम से घटाना होता है। तो सारणी के प्रत्येक फर्स्ट के प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को उसी स्तंभ के, आप एग्जाम में ये लिख के आओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से रिप्रेजेंट करके आओगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो आपकी मर्जी है। उसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में से घटाने पर निम्न सारणी प्राप्त होती है। निम्न सारणी प्राप्त होती है। अब क्या करना है कि जो अपने पास कॉलम है ना, उस कॉलम में अपने को न्यूनतम अवयव देखना है। तो बात मैं करूँ कि सारणी फर्स्ट की, तो सारणी फर्स्ट में आपका पहला कॉलम देखो, पहले कॉलम में न्यूनतम अवयव क्या है, 0 ही तो है। तो आप टिक कर दिया करो। जिससे आप एग्जाम में यदि ब्लैक पेन ले जाते हो या कोई और अदरवाइज कोई कच्ची पेंसिल वगैरह ले जाते हो तो उसमें क्या करो, जैसे फर्स्ट कॉलम की बात करो तो न्यूनतम अवयव देखो क्या है, 0। तो इस न्यूनतम अवयव के आगे टिक लगा दिया करो। फिर इसमें न्यूनतम अवयव क्या है, 4। इसमें न्यूनतम अवयव क्या है, 0। तो 0 है तो 0 ही है ना, ये भी 0 है और इसमें भी आपका न्यूनतम अवयव 0 है। अब देखो 0 में आपको पता चल रहा है कि यदि जिसमें 0 मिनिमम अवयव है तो उस रो को और उस कॉलम को तो वैसे का वैसे ही लिखना है, क्योंकि 0 में से सबको घटाओगे तो वही अवयव वापस आते हैं। तो 0 का तो फिर कोई सेंस नहीं निकलेगा घटाने का ना, तो उसी रो को वैसे का वैसे वापस लिख दो, उसी कॉलम को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बताओ 0 से घटाया तो वापस वही मिल गई, 0, 9, 23 और 9। ठीक है, इसमें कितना मिल जाएगा, 18 में से 4 घटाए तो 14, 24 में से 20, 4 में से 4 0 और ये 12। इसमें घटाएंगे तो वही वापस है 9, 0, 3 और 14। और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, वही का वही सेम 3, 22, 0। ये हो गई अपने पास सारणी सेकंड। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात अब है स्टेप नंबर 3।
9। अब देखो स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, अब अपने को करना पड़ता है शून्य निर्दिष्टीकरण। ठीक है, रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। रो स्कैनिंग, देखो रो स्कैनिंग में करना क्या है, एक ध्यान रखना। जैसे मान लो पहले रो स्कैनिंग में करने के रो में क्या देखेंगे, आपके पास जीरो देखेंगे। ठीक है, यदि एक जीरो आता है, कितने जीरो आते हैं, एक जीरो आता है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, मार्क्ड कर देंगे। मार्क्ड का हिंदी में कहते हैं चिन्हित कर देंगे। ठीक है, और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप अभी करोगे भाई, यदि मैं नहीं लिखता हूं ना तो आप करोगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार करोगे तब। लेकिन आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज करोगे तब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अपन को यहाँ पे क्या करना था। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना है। यदि मान लो मैक्सिमम जीरो आते हैं, मैक्सिमम जीरो का मतलब एक से ज्यादा आते हैं, दो तीन आते हैं ना, फिर उसको एक बार क्या करना है ना, आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। स्किप क्या कर देना है, स्किप का मतलब होता है छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ दिया। फिर आपको क्या करना है, रो स्कैन करना है, रो स्कैनिंग करना है। फिर रो स्कैनिंग में जिसमें एक जीरो आ रहा है ना, जिसमें एक जीरो आ रहा है, आता है, उसको मार्क करके, यह मैं आपकी थोड़ी आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे कोई एग्जाम में नहीं लिख के आना आपको। मार्क करके उस कॉलम को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। बस ये दो स्टेप्स और समझ लो तो आपका लगभग थोड़ा और सवाल, आप नजदीक पहुंच जाओगे सवाल के। उस कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब मैं आपको करके बताता हूं कि कैसे अपने को रो स्कैनिंग करना है। तो पहले तो अपने को ये टेबल ही बनानी है। टास्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो अब समझना, देखो एंट्री कर रहे हैं अपन ए बी सी और डी। यहाँ पे अपने पास 0, 9, 23 और 9, और फिर आ गया 14, 20, 0, 12, 9, 0, 3, 14, 3, 22, 0 और ये 0। ये 0 है, ठीक है ना, 0।
अब देखो, अब समझने वाली बात है, रो स्कैनिंग में देखो पहले अपन रो को देखते हैं, पहले अपन क्या देखते हैं, रो को देखते हैं। और मेरे पास तो भाई अलग अलग कलर है तो मैं अलग अलग कलर से इसको कर सकता हूँ। देखो आपके पास भी यदि कच्ची पेंसिल है या मान लो अलग अलग कलर है ना, तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले अपन बात करें, रो स्कैन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रो स्कैन कर रहे हैं। तो पहले ये देखो, पहले कॉलम, पहले रो में बात करो, तो रो में पहले में देखो कितने जीरो है, एक ही तो जीरो है ना। तो एक जीरो को अपन क्या कर देंगे, मार्क्ड कर देंगे, ऐसे क्या बना देंगे, वर्ग बना देंगे, मार्क्ड कर देंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद में करना क्या है कि इस कॉलम में जब आप रो स्कैन कर रहे होते हैं ना, तो रो स्कैन के में यदि आपके पास कॉलम में यदि कहीं जीरो आ रहा है ना, तो उस कॉलम में जो जीरो आ रहा है उसको अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो अब यहां से अपन क्या कर देंगे, इस रो को डिलीट कर देंगे। एक बार मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, एक बार आपको मैं वापस समझा देता हूं, एक बार में समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि डिलीट कर देंगे ना कॉलम को तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप पहले समझ लो, फिर अब मैं कर दूंगा इसको कॉलम को डिलीट। तो जब आप पहले अपन जब रो स्कैन करते हो ना, तो रो स्कैन में देखो सबसे पहले जीरो आ रहा है यहाँ पे, और कहीं जीरो नहीं है ना, एक ही जीरो है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, चिन्हित कर देंगे। यदि अपने पास पहले रो में दो जीरो आते हैं ना, तब अपन को एक बार इसको क्या कर देते, स्किप कर देते। तो अब इस कॉलम को अपन क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ऐसे डिलीट करेंगे, ठीक है। इस कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसका मतलब ये होता है, डिलीट का मतलब इस कॉलम को हटा देंगे। अब यहाँ पे मान लो और यहाँ पे जीरो आ जाता, मान लो यहाँ पे जीरो आ जाता, तो अपन इस जीरो को अपन क्या नहीं कर सकते थे, यूज नहीं कर सकते। इस रो से इस कॉलम को जब डिलीट कर दिया तो इसके अंदर आने वाले जीरो सारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दूसरे रो की, बात करते हैं। दूसरे रो में जीरो कहां है, ये रहा, एक ही जीरो है, तो इसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, और फिर इस कॉलम को भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, दूसरे रो की बात की है। अब तीसरे रो में देखो कितने जीरो आ रहे हैं, एक और दो आ रहे हैं, तो एक बार इसको स्किप कर देते हैं। फिर चौथे रो में एक जीरो है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, इस कॉलम को डिलीट कर दिया। अब देखो यहां पे समझो, अब यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपके पास रो में एक जीरो और बच रहा है ना, सेकंड वाले में बच रहा है, तो सेकंड वाले में बच रहा है तो बचने दो। यदि उसका नंबर चला गया ना थर्ड वाले का, तो फिर ये नहीं कि आप पीछे जाके वापस से उसको थर्ड वाले को स्कैन कर दिया। अब आप सोचोगे कि सर थर्ड वाले को क्यों नहीं किया वापस से, तो वापस से इसलिए नहीं किया क्योंकि अब ये कॉलम स्कैन में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉलम स्कैन में इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। मान लो थर्ड वाले कॉलम में अपन ने, जैसे थर्ड वाले रो में अपने पास पहले क्या थे, दो जीरो थे, कितने जीरो थे, दो जीरो थे, लेकिन अपने पास दो जीरो होने की वजह से अपन इसको स्कैन नहीं किया। लेकिन ये फोर्थ कॉलम में जीरो असाइन हो गया, लेकिन अब इसको ये नहीं कि वापस अपन पीछे वाली रो में चले जाए और फिर इसको स्कैन कर दे, ऐसा नहीं करना कभी भी। और दूसरी बात, मेरा डिलीट करने का मतलब क्या होता है, यदि जब अपन रो को स्कैन कर रहे होते हैं ना, तो रो में यदि आपको जीरो मिल गया तो फिर उस कॉलम को हटाना है, ना कि रो को हटाना है, ये ध्यान रखना। रो यदि स्कैन कर रहे हैं तो कॉलम को हटाना है, और कॉलम स्कैन कर रहे हो तो रो को हटाना है, ठीक है। अब देखो एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट थी कि ये वाला जीरो है ना, काम का नहीं रहा, अब ये कट गया, मतलब उसके अंदर जितने कॉलम में और जीरो आ रहे हैं ना, वो सारे कट जाएंगे। मतलब ये होता है कि जहां पे मैंने एक बार असाइन कर दिया ना, उसके बाद में आपको कहीं इसका असाइन नहीं करना, मतलब उसको उस कॉलम में या उस रो में कहीं भी जीरो आ रहा है ना, तो उसको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे मान लो अब आगे कॉलम स्कैन करते हैं, क्या करते हैं, कॉलम स्कैन करते हैं। तो कॉलम स्कैन कैसे करना है, ऐसे सेम स्टेप कॉलम स्कैन में रहेगा कि यदि कॉलम में एक जीरो आ रहा है तब तो उसको मार्क कर देंगे, और मैक्सिमम जीरो आ रहे हैं तब उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और कॉलम स्कैन में एक जीरो आता है जहां पे उसको मार्क करके उस रो को डिलीट कर देंगे। यदि आप कॉलम को स्कैन कर रहे हो तो रो को डिलीट करेंगे, और रो को स्कैन कर रहे हो तो कॉलम को डिलीट करेंगे। अब देखो स्टेप नंबर फोर्थ में, और ये मैट्रिक्स अपने पास कितने क्रॉस की है, 4 क्रॉस 4 की है। यदि अपने पास 4 जीरो असाइन हो जाते हैं, यदि 4 जीरो असाइन हो जाते हैं ना, तब अपना जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज आपको जीरो कवरिंग मेथड भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ सकता है। तो अपन पहले इसको देख लेते हैं कि कॉलम स्कैन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो आपके दूसरे एग्जाम्पल में होंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, कॉलम स्कैन करेंगे, उसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो अपन डायरेक्ट उसी स्टेप नंबर फोर्थ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यदि एक जीरो आता है तब तो क्या करना है, मार्क करना है,
और मैक्सिमम 0 आ रहे हैं तो स्किप करना है। फिर कॉलम स्कैनिंग में जिसमें 1 0 आता है उसको मार्क करके उस रो को डिलीट कर देंगे, करके उस रो को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो देखो टास्क ए बी सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब जो ऊपर कॉलम स्कैन किए है ना उसमें ही अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है ना, कि सारणी से सारणी थर्ड से ही बचना है, सारणी थर्ड में ही से यूज करना है अपने को। ठीक है ना, थर्ड से ही अपने को आगे बढ़ना है। तो देखो थर्ड क्या थी अपने पास, 0 0 9 23 9 14 20 0 12 9 0 3 14 3 22 0 और 0। तो ये था अपने पास। और स्कैन अपने कैसे कर दिए थे, इसको कर दिए थे और इसमें हमने क्या कर दिया था, इसको हटा दिया था ना। ठीक है, फिर क्या किया था, सेकंड वाली रो में क्या था, एक बार करना पड़ेगा उसको वापस से। ठीक है, और फिर क्या किया था, इसमें कर दिया था अपन ने ये 0 हटा दिया था। अब देखो अपन कॉलम स्कैन कर रहे हैं, तो अब कॉलम स्कैन में फर्स्ट कॉलम को तो स्कैन करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, फर्स्ट कॉलम तो ऑलरेडी स्कैन हो चुका है, तो 0 असाइन भी हो गया अपने पास। सेकंड कॉलम की बात करें तो सेकंड कॉलम में ये 0 मिल गया अपने पास, मिल गया। और जैसे ही अपने को 0 मिला तो इस कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इस कॉलम में और कहीं भी 0 है ना तो उसको असाइन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड रो स्कैन हो चुका है, फोर्थ रो या फोर्थ कॉलम वो भी आपका स्कैन, थर्ड कॉलम भी स्कैन हो गया, फोर्थ कॉलम भी सॉल्व हो गया। अब अपने पास ये देखो कि 4x4 की मैट्रिक्स है, तो अपने पास 4 0 मिल गए क्या असाइन करे हुए, 1 2 3 4, 4 0 अपने को असाइन मिल गए। तो अपने पास यदि 4x4 की मैट्रिक्स है और 4 0 अपने को असाइन हो गई, मतलब ये हो गया कि ए को फर्स्ट जॉब असाइन हो गई, बी को थर्ड जॉब असाइन हो गई और सी को सेकंड जॉब असाइन हो गई, डी को फोर्थ जॉब असाइन हो गया। तो अपने को क्या मिल गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। यदि 4 0 असाइन हो गई, जितने क्रॉस की मैट्रिक्स है तो अपने पास यदि उतने 0 असाइन हो जाते हैं, असाइन का मतलब ये होता है कि उसको अपन वर्ग में क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, तो वही असाइन होता है। वैसे ही असाइन, उसको ही असाइन करना कहते हैं, उसको असाइन करना कहते हैं। यदि अपने पास 4 0 अपने को मिल जाते हैं तो चारों 0 ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा। तो अपने पास जो सॉल्यूशन होगा जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इष्टतम नियतन क्या हो जाएगा, इष्टतम नियतन। तो फर्स्ट को देखो, ए को क्या मिल गया अपने पास, फर्स्ट जॉब मिल गया, बी को अपने को काम कौन सा जॉब मिल गया, थर्ड जॉब मिल गया, और सी को कौन सा जॉब मिल गया, सेकंड जॉब मिल गया, और डी को कौन सा जॉब मिल गया, फोर्थ जॉब मिल गया।
अब जो अपने पास मानव घंटे हैं वो कहाँ से देखने हैं, जो आपकी स्टार्टिंग में जो टेबल दे रखी है ना, जो आपको क्वेश्चन में टेबल दे रखी है, तो ए को तो फर्स्ट जॉब असाइन हो गया, तो फर्स्ट कितने घंटे में काम कर रहा था, 8 घंटे में। जो स्टार्टिंग की जो टेबल होती है उसको देखना होता है। तो ए को फर्स्ट जॉब असाइन हो रहा है तो कितने घंटे में काम कर रहा था, 8 घंटे में। बी को थर्ड जॉब असाइन हो रही है तो ये कितने घंटे में काम कर रहा था, 4 घंटे में। सी है वो सेकंड जॉब कर रहा था, सेकंड जॉब को कर रहा था, ये कितने घंटे में, 19 घंटे में। और डी है वो फोर्थ जॉब में, तो ये 10 घंटे। तो टोटल घंटे देख लो, यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। 8 4 12 10 22 और 22 और 20 42, ये हो गया आपकी एकम 41 घंटे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।